हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपने 12th आरबीएससी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 पादपों में खनिज पोषण, जिसके 3 पार्ट जो हैं वो पहले अपलोड कर दिए हैं मेरे चैनल पर। चौथे पार्ट में आज ये चैप्टर अपना जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो। देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले 2-3 उनके बारे में देखते हैं। उसके बाद जो अपना मेन टॉपिक है आज का, पादपों में खनिज जो पोषक तत्व होते हैं उनके अवशोषण की क्रिया विधि देखनी है अपने को। उसके जो सिद्धांत वगैरह दिए गए हैं उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करना है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, और ये क्वेश्चन आरबीएससी 2019 में पूछा जा चुका है, कैल्शियम व बोरोन इन खनिज तत्वों की न्यूनता के जो लक्षण सबसे पहले पादप में दिखाई देते हैं वो पादप की अग्रस्त कलिकाओं में दिखाई देते हैं। और 2019 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, किन खनिज तत्वों की कमी के लक्षण पादप की अग्रस्त कलिकाओं में प्रकट होते हैं? तो आंसर क्या था? कैल्शियम और बोरोन। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट जो पॉइंट है, तत्व असंचरणशील तत्व। असंचरणशील तत्व का मतलब है कि जो पादप में जिन खनिज तत्वों का संचरण आगे से आगे नहीं होता उनको असंचरणशील तत्व कहते हैं। इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, कॉपर, सल्फर, आयरन और मैग्नीज। ये किन के एग्जाम्पल हैं? ये असंचरणशील तत्वों के एग्जाम्पल हैं। अगर पादप में इन तत्वों की कमी हो जाती है, असंचरणशील तत्वों की कमी हो जाती है, तो इनकी कमी के लक्षण पादप में सबसे पहले जो नई पत्तियां होती हैं, पादप की तरुण पत्तियां होती हैं, उनमें दिखाई देते हैं। तो आपसे 2 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। फर्स्ट, किन्हीं 2 असंचरणशील तत्वों के नाम लिखो, तो इन चारों में से कोई भी 2। सेकेंड, किन तत्वों की कमी के लक्षण सबसे पहले तरुण पत्तियों में दिखाई देते हैं? तो असंचरणशील तत्वों में ये 2 एग्जाम्पल या 3 एग्जाम्पल अपने को याद होने चाहिए। नेक्स्ट है अपने पास संचरणशील तत्व। संचरणशील तत्व का मतलब है जिनका संचरण पादप में आगे होता है। तो इसमें एग्जाम्पल याद होने चाहिए। सबसे पहले तो अपने को 3 तो क्रांतिक तत्व वाले ही हैं, एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, और मैग्नीशियम, जिंक, मॉलिब्डेनम। ये संचरणशील तत्वों के एग्जाम्पल हैं। और अगर पादप में इनकी कमी होती है, यानी इनकी न्यूनता होती है, तो इनकी न्यूनता के लक्षण सबसे पहले पुरानी पत्तियों में दिखाई देते हैं। तो यहाँ से भी 2 तरह के क्वेश्चन पुट होते हैं, संचरणशील तत्वों के एग्जाम्पल, और दूसरा, किन तत्वों की कमी के जो लक्षण हैं न्यूनता के वो पुरानी पत्तियों में दिखाई देते हैं। तो ये अच्छे तरीके से आपको याद करने हैं। ओके, नेक्स्ट अपने आते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पर, खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि। देखिए, पादप जो हैं वो खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि में 2 तरह से अवशोषण करते हैं पादप। एक होता है निष्क्रिय अवशोषण, पैसिव एब्जॉर्प्शन, और दूसरा होता है सक्रिय अवशोषण, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। निष्क्रिय, ये पहले पीछे वाले चैप्टर्स में भी देखा था। निष्क्रिय का मतलब है ऐसा अवशोषण जिसमें किसी भी प्रकार की एटीपी खर्च नहीं होती, और सक्रिय अवशोषण जिसके लिए एटीपी खर्च करनी पड़ती है। तो दोनों में, चाहे निष्क्रिय अवशोषण हो चाहे सक्रिय अवशोषण हो, दोनों में 3-3 सिद्धांत अपने को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले अपने शुरू करते हैं निष्क्रिय अवशोषण। तो ये इसका बता ही दिया कि इस कार्य हेतु एटीपी की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि ये सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है। ओके, तो सबसे पहले इसमें जो सिद्धांत दिया गया उस सिद्धांत का नाम है सहंति प्रवाह परिकल्पना, मास फ्लो हाइपोथेसिस। इसके बारे में आपको वाष्पोत्सर्जन वाले चैप्टर में मैंने बताया था। मैंने आपको बताया था कि जब पादपों में जल अवशोषण होता है तो जल अवशोषण कैसे बताया था कि ये मान लो कोई प्लांट है और ये उस पर लीव्स या पत्ती लगी हुई है और ये उसकी रूट्स हैं। तो पादप जो जल का अवशोषण करते हैं कि यहाँ से वाष्पोत्सर्जन होता रहता है और यहाँ से लेकर जड़ों के इस भाग तक जल का एक अटूट स्तंभ पाया जाता है। जैसे ही यहाँ से जल की हानि हुई, उस हानि को पूरा करने के लिए इस जल स्तंभ को ऊपर की ओर खींचा जाता है और यहाँ से जल का अवशोषण कर लिया जाता है। इस थ्योरी को नाम दिया था अपने वाष्पोत्सर्जन आकर्षण या खिंचाव सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती है, सहती प्रवाह परिकल्पना, की जब इस प्रक्रिया में जल का यहाँ से अवशोषण किया जाता है तो इसी प्रक्रिया के साथ साथ जल के साथ साथ कुछ खनिज लवणों का आयनों के रूप में अवशोषण कर लिया जाता है। तो ये है सहती प्रवाह परिकल्पना, मास फ्लो हाइपोथेसिस। ओके, सेकंड नंबर जो थ्योरी है वो है आयन विनिमय सिद्धांत, आयन एक्सचेंज थ्योरी। ये इम्पोर्टेंट थ्योरी है अपने लिए, बहुत ही छोटी सी अपनी बुक के अंदर दी हुई है। अपने थोड़ा इसको
थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में करेंगे ताकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो उसका आप अलग तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इसको अपना आंसर दे सको। तो आयन विनिमय थ्योरी जो है ये कहती है कि जड़ की सतह, जड़ की जो सरफेस होती है बाहर वाली, और उसके बाहर जो मिट्टी है यानी बाह्य गोल, इसके बीच में निश्चित संख्या में समान आयनों का विनिमय होता है। समान आयनों का विनिमय का मतलब ये है कि अगर जड़ से पॉजिटिव आयन बाहर जा रहे हैं तो पॉजिटिव आयन ही मिट्टी से जड़ के अंदर जाएंगे। अगर जड़ से नेगेटिव आयन बाहर जा रहे हैं तो मिट्टी से नेगेटिव आयन ही जड़ के अंदर जाएंगे। ओके, ये जो आयन विनिमय है, आयन एक्सचेंज जो है, ये दो तरह से हो सकता है। कैसे, देखिए, सबसे पहला समान आवेशित आयनों के रूप में। समान आवेशित आयनों के रूप में कैसे, देखिए, ये जो है ये रूट है, जड़ है, और ये जो है ये मिट्टी का पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल। देखो ये होंगे तो पास पास बिल्कुल, जड़ और मिट्टी के पार्टिकल ये थोड़ी दूर इसलिए बनाए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ये थ्योरी ये कहती है कि प्रत्येक, चाहे कोई जड़ है चाहे मिट्टी का पार्टिकल है, उसमें उसके आयन जो हैं वो एक निश्चित पथों में गति करते रहते हैं। जैसे मान लो ये कहता है कि अगर जड़ है और उसका ये एक निश्चित पथ में कौन से आयन गति कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन गति कर रहे हैं। और मिट्टी में जो है इसमें एक, इसकी सरफेस पर निश्चित पथ के अंदर पोटेशियम आयन जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं। ये थ्योरी कहती है कि जब मान लो इधर से हाइड्रोजन आयन आ रहे हैं और इधर से पोटेशियम आयन अपने पथ पर गति कर रहे हैं, ये आपको दूर दूर नहीं, आपको ये सोचना है कि ये बिल्कुल पास पास हैं। जैसे ये गति कर रहे हैं तो जब ये एक दूसरे को काटते हैं अपने पथ पर, रास्ते पर, तो वहाँ से पोटेशियम आयन तो जो है वो हाइड्रोजन आयन के पथ पर आ जाते हैं, और हाइड्रोजन आयन जो हैं वो पोटेशियम आयन के पथ पर आ जाते हैं। यानी पोटेशियम आयन K+ आयन तो बाहर चले गए और उसकी जगह पर कौन से आयन चले गए, अंदर रूट के हाइड्रोजन आयन। तो पहला तो ये कहती है ये थ्योरी के इस रूप में जो है खनिज आयनों का अवशोषण किया जाता है। सेकंड ये कहता है कि अगर ऐसा नहीं तो फिर बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में अवशोषण किया जा सकता है। देखिए कैसे, ये थ्योरी कहती है कि मान लो कोई जड़ है तो वो श्वसन करेगी और श्वसन की प्रक्रिया में वो CO2 गैस को क्या करेगी, बाहर निकालेगी। ये CO2 जब बाहर जाएगी तो मिट्टी में जो पानी होगा, नमी होगी, उसके साथ क्रिया करके H2CO3 की फॉर्म करेगी, कार्बोनिक एसिड की फॉर्म करेगी। ये कार्बोनिक अम्ल ब्रेकडाउन हो जाएगा हाइड्रोजन आयनों में और बाइकार्बोनेट आयनों में। उस स्थिति में जब सॉइल के अंदर वही पोटेशियम आयन या कोई भी पॉजिटिव आयन, और वो अपने पथ पर जब गति कर रहा होगा, पॉजिटिव आयन K+ आयन, वो इस बाइकार्बोनेट आयन जो नेगेटिव फॉर्म के अंदर है, इसके साथ क्रिया करके बना देगा पोटेशियम बाइकार्बोनेट। और ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट का पादप जो है, उसकी रूट्स जो हैं वो क्या कर लेंगी, अवशोषण कर लेंगी। यानी हाइड्रोजन आयन तो क्या चला गया बाहर, और पोटेशियम आयन जो हैं वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में क्या चले गए, अंदर। तो ये दो तरह से आयन का एक्सचेंज हो सकता है। आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऊपर वाली थ्योरी 2-3 लाइनें वो तो लिखनी है कि समान आयन ही एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं, जैसे पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव। तो ये अगर ये वाला डायग्राम भी आप वहाँ साथ में ड्रॉ कर सकते हो। इसके बारे में लिखना चाहो तो साथ में लिख देना चाहिए, नहीं तो ये डायग्राम जो है ये सफिशिएंट है समझने के लिए। ओके, नेक्स्ट जो तीसरी थ्योरी है वो है डॉनन साम्यावस्था सिद्धांत, डॉनन इक्विलिब्रियम थ्योरी। देखिए, डॉनन इक्विलिब्रियम थ्योरी जो है इसको भी बहुत डिटेल में किया जा सकता है, लेकिन अपनी बुक में इतना है नहीं, तो अपने सिर्फ सिंपल करेंगे। फिर भी मैं थोड़ा बताऊंगा आपको एक्स्ट्रा इसके बारे में। ये सिद्धांत सबसे पहले तो डॉनन ने दिया था, 1927 में दिया। ये सिद्धांत जो है ये अविसरणशील या स्थिर आयनों के प्रभाव के कारण होता है। देखिए, अविसरणशील या स्थिर आयनों के प्रभाव का मतलब ये है कि मान लो ये कोशिका झिल्ली है, ये थ्योरी कहती है कि ये कोशिका झिल्ली और ये अंदर वाला पार्ट है सेल के, और ये कौन सा पार्ट है, बाहर वाला पार्ट है। ये थ्योरी ये कहती है कि मान लो हर एक कोशिका जो होती है उसके अंदर कुछ आयंस ऐसे होते हैं जो स्थिर होते हैं। स्थिर होने का मतलब है कि ये अंदर से बाहर नहीं जाते, ये यहीं पर ही रहेंगे। जबकि दूसरे जो आयंस हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं, वो अंदर भी आ सकते हैं कोशिका के, और कोशिका के क्या जा सकते हैं, बाहर। लेकिन ये कहता है कि कोशिका हमेशा साम्यावस्था में रहने का प्रयास करती है, यानी आयनों की संख्या जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव की बराबर रहनी चाहिए अंदर। तो जब ये नेगेटिव आयंस इधर ज़्यादा हैं, क्योंकि ये स्थिर हैं, कहीं भी बाहर अंदर जा नहीं रहे, तो इनको इक्वल करने के लिए बाहर से पॉजिटिव आयन जो हैं इतनी ही संख्या के अंदर क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। ये थ्योरी है डॉनन साम्यावस्था सिद्धांत।
ओके, तो ये अपने को इतना चाहे नाम ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये पॉइंट जो दी हुई हैं ये अपने को सफिशिएंट है इसके लिए। और ये जो थ्योरी है ये सेल में सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध तत्वों को एकत्रीकरण को दर्शाती है। ठीक है, तो ये तीनों थ्योरी जो थी ये थी निष्क्रिय अवशोषण की। सेकंड नंबर पर अपने आता है सक्रिय अवशोषण, जिसके अंदर मैंने बताया था कि एटीपी जो है वो खर्च होगी। इसमें सबसे पहली थ्योरी जो है वो है वाहक संकल्पना, कैरियर कॉन्सेप्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने। सबसे पहले इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो वॉन डेनहोल्ट हैं। इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था 1937 में। सक्रिय अवशोषण में सबसे ज़्यादा जो चांस रहते हैं क्वेश्चन आने के वो इसी थ्योरी के हैं, वाहक संकल्पना के। ठीक है, ये थ्योरी कहती क्या है? 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि कोशिका झिल्ली जो है वो चयनात्मक पारगम्य होती है, यानी कि हरेक आयंस को, हरेक पार्टिकल्स को अपने अंदर या बाहर नहीं जाने देती। तो कोशिका झिल्ली मुक्त आयनों के प्रति अपारगम्य होती है, परंतु झिल्ली की सतह पर, जब आपने कोशिका झिल्ली की संरचना पढ़ी थी, वहाँ पर थ्योरी पढ़ी थी आपने समाकल प्रोटीन वाली वो, तो वहाँ देखा था कि कोशिका झिल्ली की सतह पर कुछ प्रोटीन अणु पाए जाते हैं जो वाहक की भांति काम करते हैं। वाहक का मतलब जो ले जाने लाने का काम करेंगे। ये वाहक अणु क्या करेंगे? ये कोशिका झिल्ली की सतह पर पाए जाते हैं। ये आयंस के साथ मिलकर एक सम्मिश्र बनाएंगे जिसे कहते हैं वाहक आयन सम्मिश्र। और ये वाहक आयन सम्मिश्र जो बना ये झिल्ली की दूसरी तरफ जाकर आयनों को क्या कर देगा? मुक्त। ये बहुत अच्छा समझ आएगा आपको डायग्राम से। ये थ्योरी तो आप बाद में पढ़ लेना, कोई बात नहीं। देखिए, ये थ्योरी ये कहती है कि कोशिका झिल्ली की सतह पर निष्क्रिय वाहक पड़ा था, उसने एटीपी का वहाँ पर यूज किया और वो वाहक कैसा हो गया? अब एक्टिव हो गया, सक्रिय हो गया और एडीपी मुक्त कर दी गई। ये सक्रिय वाहक जो है कोशिका झिल्ली के बाहर, जो बिल्कुल कोशिका झिल्ली की सतह के साथ कोई आयन लगेगा आके, तो ये उस आयन के साथ मिलकर बनाएगा वाहक आयन सम्मिश्रण। ये वाहक आयन सम्मिश्रण जो है घूमता हुआ कोशिका झिल्ली की जो अंदर वाली साइड है, कोशिका वाली साइड, उधर चला जाएगा। वहाँ जाकर ये वाहक आयन सम्मिश्रण जो है ये आयन को तो अपने में से अलग कर देगा और कैसा हो जाएगा? निष्क्रिय वाहक। और निष्क्रिय वाहक जो है वापस घूमता हुआ कोशिका झिल्ली की बाहर वाली सतह पर आ जाएगा ताकि किसी नए आयन को वो फिर से अंदर ले जा सके। देखिए, इसको डायग्राम के साथ समझिए आप। देखिए, ये कोशिका झिल्ली है, जो बीच वाला पार्ट है, ये बाहर है कोशिका के और ये कोशिका के अंदर वाली साइड है। ये कहता है कि ये कोशिका झिल्ली जो है ये पोटेशियम आयनों के प्रति अपारगम्य है। ये पोटेशियम आयनों को अपने में से आर पार नहीं जाने देती। तो पोटेशियम आयन जब इस कोशिका झिल्ली के संपर्क में आते हैं तो यहाँ पर इस पोटेशियम आयन के साथ मिलकर एक एक्स जो है यहाँ पर सक्रिय वाहक को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? सक्रिय वाहक को। ये एक्स इस K+ के साथ मिलकर XK या KX नाम का एक वाहक आयन सम्मिश्रण बनाता है। ये वाहक आयन सम्मिश्रण घूमता हुआ यहाँ से मूवमेंट करता हुआ कोशिका झिल्ली की अंदर वाली साइड जो है, कोशिका के वाली साइड जो है, वहाँ चला जाता है। वहाँ जाकर ये अपने में से पोटेशियम आयन को मुक्त कर देता है। पोटेशियम आयन तो कहाँ चले गए? कोशिका के अंदर। और ये जो वाहक है ये अब कैसा हो गया? निष्क्रिय वाहक, X- लिखा हुआ है। ये निष्क्रिय वाहक पुनः जब ये काम करना होगा तो एटीपी का यूज करेगा और कैसा हो जाएगा? सक्रिय हो जाएगा और फिर से किसी नए आयन को अंदर ले जाने के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ K+ की जगह आप कोई भी नेगेटिव आयन भी यूज कर सकते हो। जैसे मान लो आपने Cl- यूज किया तो यहाँ Cl आ जाएगा, यहाँ Cl- आ जाएगा, तो वो आपकी मर्जी है। अब इस डायग्राम में मैंने K+ आयन जो है ये आयन है, X जो दर्शाया वो सक्रिय वाहक है, XK या KX जो है वो वाहक आयन सम्मिश्रण है और X- जो है वो निष्क्रिय वाहक है। तो इस प्रकार ये थ्योरी कहलाती है वाहक संकल्पना जो है। ओके, नेक्स्ट सक्रिय के अंदर दूसरी जो थ्योरी है वो है साइटोक्रोम पंप सिद्धांत। देखिए, साइटोक्रोम पंप सिद्धांत क्या कहता है? बड़ी बेसिक सी छोटी सी थ्योरी है, अपने को जितना का ध्यान रखना है। सबसे पहला इसका प्रतिपादक पता होना चाहिए। लुंडेगार्थ एंड बर्स्ट्रोम है, 1933 में ये थ्योरी दी गई। ये थ्योरी ये कहती है कि पौधों में जो श्वसन दर होती है, श्वसन दर मतलब जिसमें एटीपी का यूज किया जाता है, और पादपों में रेनाइनों का जो अवशोषण होता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज वाले जितने भी आयंस होते हैं उनका अवशोषण जो होता है उनके बीच डायरेक्ट कनेक्शन होता है, सीधा संबंध होता है। ये थ्योरी कहती है कि इसके अनुसार, देखिए, ये कोशिका की बाह्य सतह है, ये कोशिका झिल्ली है और ये आंतरिक सतह है। ये कहता है कि कोशिका की बाह्य सतह से जो रेनाइन अंदर अवशोषित किए जाएंगे वो कोशिका झिल्ली में एक विशेष प्रकार का पंप काम कर रहा होगा जो श्वसन दर में यूज होता है, साइटोक्रोम पंप।
ये श्वसन वाले चैप्टर में पढ़ोगे आप, ये साइटोक्रोम पंप एटीपी का यूज करता हुआ रिनाइनों को अंदर ले जाने का काम करेगा। मीन्स ये हुआ रिनाइनों का जो अंदर अवशोषण किया जाएगा वो तो किया जाएगा एटीपी खर्च करके, जबकि दनाइनों का जो अवशोषण किया जाता है वो निष्क्रिय प्रवाह होता है। मीन्स इसके लिए किसी प्रकार की एटीपी खर्च नहीं की जाती। तो इस थ्योरी के बारे में आपको सिर्फ एक तो ये टेबल और 2-3 ऊपर जो लाइनें हैं ये ध्यान रखनी है। ओके, लास्ट जो थ्योरी है इसमें वो है विद्युत रासायनिक प्रवणता की संकल्पना। ये थ्योरी जो है वो पीटर माइकेल या पीटर मिशेल द्वारा दी गई। इसको आप आगे जो अपना प्रकाश संश्लेषण वाला चैप्टर है उसके अंदर भी ये पढ़ोगे। ये कहता है कि कोशिका झिल्ली की जो बाहरी सतह होती है और कोशिका झिल्ली की जो भीतरी सतह होती है वहाँ पर आदान प्रदान द्वारा विशेष प्रकार का एक विद्युत रासायनिक प्रवणता उत्पन्न होती है। उस विद्युत रासायनिक यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो उत्पन्न होती है उसी के कारण रिनाइनों का अंदर जो है वो स्थानांतरण किया जाता है। और इस विद्युत रासायनिक प्रवणता के उत्पन्न होने का कारण जो है वो एटीपी भी है। और इस क्रिया के लिए जो एंजाइम महत्वपूर्ण है वो एटीपेज यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस थ्योरी के बारे में इतनी मैटर जो है अपने को याद होना चाहिए, सिंपल सा, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो ओके स्टूडेंट्स, अपना ये 8th नंबर चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपने जब भी अब मिलेंगे वीडियो में तो अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी बॉटनी के अपने 9 चैप्टर कर चुके हैं कंप्लीट। तो नेक्स्ट अब अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी उसको जूलॉजी का पार्ट जो है पोर्शन वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।